तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 154 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने सारे ट्रांजैक्शन को करके बाहर निकलना था, तो अब फिर वो वहां से बाहर निकलता है, जहाँ पे लू फेंग को देखकर थंडर गॉड उसके पास आते हैं और यहाँ पे लू फेंग स्माइल के साथ बाहर निकलता है। और यहाँ पे होंग अपने एक्सपेक्टेशन को लेकर लू फेंग के पास गए होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर कैसा गया। तो लू फेंग कहता है कि हम लोग बहुत धीरे थे, सारी चीज बेचे जा चुके हैं, यहाँ तक कि D6 रेल गन हो या फिर लाइफ फ्रूट या बात हो हार्ट ऑफ स्टार की, वो सारे लेजेंडरी ट्रेजर्स जा चुके हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उन सबसे स्पिरिचुअल फोर्स में बात कर रहा था और यहाँ पे वो पूरा केयरफुल था कि किसी और को बात इसके बारे में ना पता चले। यहाँ पे लू फेंग अपने ट्रेजर्स को एक्सचेंज करके आया है। अब जब होंग और थंडर गॉड सुनते हैं कि वो सारे जा चुके हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं। तो लू फेंग कहता है कि हाँ वो सारे जा चुके हैं और मैं उन सभी चीजों में जो तुम चाहते थे उनमें से सिर्फ 5 थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल सेट्स ला चुके हैं। अब यहाँ पे लू फेंग थंडर गॉड को वो सेट देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, जो कि सेक्टर लॉर्ड काबू का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और ये तुम पे बहुत ही सूट करेगा। और बाकी के जितने भी ट्रेजर्स थे वो जा चुके हैं। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये सेक्टर लॉर्ड काबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। और अगर बात की जाए इनकी टेक्निक अनडाइंग बैंक से कंपेयर करने की तो ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल होती है और ये यूनिमो प्लैनेट 6 से भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद था, क्योंकि यूनिमो प्लैनेट के सेट सिर्फ अपने स्पिरिट रीडर्स पे ही फोकस किया करते थे, जिसके कारण वहाँ पे जितनी भी टेक्निक्स थी वो थंडर गॉड को सूट उतनी अच्छी नहीं कर पा रही थी। अब ये देखकर थंडर गॉड हंसते हुए कहते हैं और खुद को कंट्रोल न कर पा रहे थे और वो कहते हैं कि चलो मुझे देखने तो होंग कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे हजारों के लोग में हमें देख रहे हैं और अगर यहाँ पे किसी ने ये देख लिया कि हमारे पास ट्रेजर्स है तो हम लोग मुसीबत में आ सकते हैं। अभी हमें बाद में इसके बारे में काम करना चाहिए, हम इसे बाहर जाकर देख सकते हैं। तो थंडर गॉड कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। और अब फिर लू फेंग कहता है कि बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर, यहाँ तक कि मेरी एक्सचेंज पूरी फिनिश हो गई है, मेरे पास अभी भी 16,000 थंडर स्टॉर्म बाकी है। तो ये सुनकर होंग और थंडर गॉड और भी ज़्यादा शौक होते हैं और कहते हैं कि क्या अभी भी तुम्हारे पास 60,000 बाकी है। और फिर होंग कहते हैं कि हम इन थंडर स्टॉर्म को वेस्ट नहीं जाने दे सकते हैं, अब यहाँ पे हमें इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इन सबको बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस दुनिया के अंदर की दुनिया को छोड़ेंगे तो इसके बाद ये थंडर स्टॉर्म पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। और अभी एलायंस में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी इन थंडर स्टॉर्म को खरीदने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर उन थंडर स्टॉर्म की प्राइस उतनी हाई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे लू फेंग, होंग और थंडर गॉड अपने आप में स्पिरिचुअल फोर्स से बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि चलो देखते हैं यहाँ पे कौन लोग हैं जो थंडर स्टॉर्म को खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो लोग कई दिन लग जाते हैं उन सबको बेचने के लिए और इसके बाद वो लोग इसे छोड़ देते हैं। अब कुछ दिन बाद ही लू फेंग उस सबको बेच चुका होता है और यहाँ पे कई सारे उनसे लो प्राइस में भी ले रहे, लेकिन लू फेंग को पता था कि अब ये सब यूजलेस है। अब लू फेंग उन सबसे कम दाम में ही क्यों ना बेच रहा हो, लेकिन यहाँ पे ट्रेस नहीं थे, जिसके कारण इसकी एक्सचेंज रेट बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो गई थी। और यहाँ पे उन लोगों के थंडर स्टॉर्म बेचने के बाद भी ज्यादा प्राइस नहीं आई थी, लेकिन ये एवरेज में अगर बात की जाए तो एक थंडर स्टॉर्म 80 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल के बेच रही होती है और यहाँ पे टोटल उनके पास 5 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्स क्रिस्टल आ जाती है। अगर इन सबको देखा जाए तो उन सबको यहाँ पे टोटल 6.8 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल हो गए होते हैं। अब यहाँ पे वो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये 6.8 मिलियन क्यूबिक मीटर 6.8 बिलियन यूनिवर्स कॉइन्स के बराबर है, जो कि नारायण सान फैमिली से भी बहुत ज़्यादा है। तब यहाँ पे वो होंग कहता है कि रुको, चुप हो जाओ, हमें इतना भी ज़्यादा उत्सुक नहीं होना है, हमें शांत रहना है। तो थंडर गॉड कहता है ठीक है मैं समझता हूँ। और फिर लू फेंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश था
क्योंकि अभी उसके पास जितना पैसा था उतना किसी के पास नहीं होता। और बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी तो उसके पास भी इतने ट्रेस नहीं मौजूद होंगे। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये सब हमारे बवाता के कारण ही हो पाया है। और अब फिर अगर प्रॉफिट की बात करें तो लू फेंग के पास जितनी प्रॉफिट हुई थी, अगर वहाँ के 10,000 मैन की स्क्वाड भी आ जाए तो उसके सामने वो कम पड़ जाती। लेकिन फिर भी लू फेंग अपने ब्रॉलिंग के सामने कुछ नहीं था। वहाँ पे उसने कई वैल्यूएबल ट्रेस को ले लिए थे, जैसे कि 3 अकाउंट्स ऑफ इनहेरिटेंस क्रिस्टल जो कि पासवर्ड था सेक्टर लॉर्ड के बैंक अकाउंट का, और डोमेन लॉर्ड का लेवल ब्लड लाइन पोर्शन जो कि उसने ही ले लिया था। जितने भी टॉप 10 वैल्यूएबल ट्रेस थे वो सारे ब्रॉलिंग ने ले लिए थे, लेकिन लू फेंग ने उनमें से सिर्फ एक ही ले पाया था जो कि 3 लाइफ फ्रूट में से एक था। अब ऐसे ही एक्सचेंज करते वहाँ पे दिन बीत रहे होते और अब फिर हमें 5वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग के जितने भी एक्सचेंजमेंट होने वाले थी वो सारे फिनिश हो जाते हैं। और अब फिर हमें प्लेन पे दिखाया जाता है, जहाँ पे लगभग 6 लाख एलायंस आर्मी रुकी हुई थी और वो कैसल के नजदीक ही थी। लेकिन तभी एक व्हाइट लाइट चारों तरफ आती है और वहाँ पे आवाज आती है, बच्चों तुम कैसे हो। और हमें उस थंडर कैसल के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही ओल्ड मैन अपीयर होता है और वो अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और पूरे आर्मी को घेरे हुए होता है। और वो कहता है कि अभी यहाँ पर फाइनल ट्रांजैक्शन जितना भी था वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे पास जितने भी 212 ट्रेजर्स थे वो सारे तुम लोगों के द्वारा एक्सचेंज करा लिए गए हैं। और जबकि सारे ट्रेजर्स एक्सचेंज हो चुके हैं तो अब एक्सचेंज करना खत्म हो गया और इसके बाद फिर उस कैसल का डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये खत्म हो गया, क्या एक्सचेंज खत्म हो गया। और उनमें से कई बंदे कहते हैं कि मेरे पास अभी हजारों की संख्या में थंडरस्टॉर्म मौजूद है, मेरे पास भी। और यहाँ पे सब लोग अपने तरफ हफड़ा टपी मच जाती है और कहते हैं कि मैंने अभी ही थंडरस्टॉर्म खरीदा था, आखिर मैं इसका क्या करूं। और इसी के दौरान सारे लोग एक दूसरे में उलझ जाते हैं और कई लोग तो गुस्से में रोड करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे उन सारे स्टार लेवल वॉरियर्स के लिए उन थंडरस्टॉर्म ही उस वक्त सब कुछ था, लेकिन पलक झपकते हैं उस थंडरस्टॉर्म की कीमत ना के बराबर हो जाती है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी सारे लोग गुस्से होते हैं और कई सारे चिल्ला भी रहे होते हैं। अब यहाँ पे कई सारे खुश भी होते हैं, लेकिन फिर इसके बाद दुनिया के अंदर की दुनिया के ट्रेस का एक्सचेंज खत्म हो जाता है। और यहाँ पे थंडरगॉड कहते हैं कि मैं बेट लगाता हूँ कि अभी उस कैसल में और भी ज्यादा ट्रेस मौजूद होंगे। तो वहाँ पे होंग कहते हैं कि अगर होंगे भी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कैसल सेक्टर लॉर्ड के बंदे ने चोरा है और यहाँ पे हम लोग इसके सामने कुछ नहीं कर सकते। लू फेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब हमारी ये जर्नी अभी यहाँ पे खत्म होने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मैसेंजर आता है जो कि चिल्लाकर सबको नोटिफाई कर रहा होता है कि जबकि यहाँ पे ट्रेजर एक्सचेंज ओवर हो चुका है तो हमें 3x माउंटेन एम्पायर की आर्मी अब हमें चलना चाहिए। और यहाँ पे वो लोग अभी बाहर जाने की बात कर रहे होते हैं और ये सुनकर लू फेंग भी रिप्लाई देता है कि मैं समझ गया। और इसके बाद वहाँ जितने भी आर्मी होते हैं वो सारे मिलकर बाहर जाने की तैयारी करने के लिए हो जाते हैं। और यहाँ पे वो मैसेंजर लू फेंग से भी कहता है कि तुम लोग ध्यान से, तुम लोग हमारी टीम में ही रहना, हमसे बिछड़ मत जाना वरना मारे जाओगे। और यहाँ पे लू फेंग उन सारी बातों को समझ लेता है और उसे थैंक्स देता है। अब यहाँ पे तो उन सबको मारना मना था, लेकिन जबकि मर्तबा ये लोग बाहर की तरफ जाएंगे तो बाहर उन सब रूल का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। अगर तुम अकेले होगे तो तुम्हें मारकर लूट लिया जाएगा, लेकिन अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे होगे तो शायद ही कोई तुम पे अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरी फोर्स मौजूद होगी जिसके लिए उन्हें पूरी फोर्स से टकराना होगा। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ठीक है, हम लोग 3x माउंटेन के मेन ग्रुप को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी 3x माउंटेन के साइड में 80,000 पीपल है और यहाँ पे उनमें 2 यूनिवर्सल लेवल फाइटर भी था, इसलिए लू फेंग को लगता है कि ये बहुत ज्यादा सेफ होने वाला है। और थंडर गॉड भी कहते हैं कि हाँ, हम लोग उनके पीछे ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 ही हैं और हम उन सबके सामने नहीं जा सकते हैं। और फिर हमें नॉर्थर्न ड्रैगन कैसल ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि निकल चुके होते हैं और वहाँ पे निकलने के साथ ही वो पूरे आसमान को भर लेते हैं और वो उड़कर अपनी दिशा की ओर निकल जाते हैं। और अब फिर सीन चेंज कर हमें 3x माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सब का भी लीडर उन सबको ऑर्डर देता है कि हमें यहाँ से निकलना है। और वहाँ उन सब के निकलने के साथ लू फेंग, होंग और थंडर गॉड भी उन सब के साथ ही निकल पड़ते हैं। और लू फेंग भी उन सब के आर्मी में मिल चुका होता है। अब उन सब की आर्मी 80,000 पीपल में होती है, जो कि नॉर्दर्न ड्रैगन कैसल की जितनी ही होती है। और इसी के साथ वो लोग अपने जर्नी के लिए निकल जाते हैं ताकि वो यहाँ के दुनिया के अंदर की दुनिया को छोड़कर कैंगरेन स्टार पे फिर से वापस आ सके। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एलाइट बेस कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पे 9 प्रिंट ब्लोरिंस
अभी अपनी आर्मी के साथ होता है और उनका बॉडीगार्ड कहता है कि योर मैजेस्टी क्या हम अभी यहाँ पे जा नहीं रहे हैं। तो वो कहता है कि अभी इतनी भी ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, मेरे पास कुछ प्लान है। अब ये सुनकर वो बॉडीगार्ड कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता है और हमें ब्रॉलिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे उन सबको मारना चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पे उससे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि जबकि मर्तबा उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि वो लोग एलाइट बेस से निकल चुके हैं तो तुम लोग वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। और अब फिर हमें सीन चेंज कर कैंगलन स्टार पे दिखाया जाता है जहाँ पे दो बंदे एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और वो दोनों बैठ के आराम से चाय पी रहे होते हैं। और उनमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल बंदा होता है जो कि 3x माउंटेन सेक्टर लॉर्ड जियांग ट्यांग चेन होने वाला है। अब इस बंदे को आप लोग ध्यान से गौर करना क्योंकि आने वाले वक्त में ये लू फेंग का एनिमी भी होने वाला है जो कि सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, लेकिन अभी इसे होने में बहुत टाइम लगने वाला है। और अब फिर हमें उसके दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन सेक्रेड लैंड सेक्टर लॉर्ड हैग्री होता है। अब वहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो अपने पावर को रिलीज भी नहीं किए होते हैं, लेकिन वहाँ के नॉर्मल लोगों को उन सबका प्रेशर महसूस हो पा रहा था क्योंकि उनके अंदर से थंडर एनर्जी और आइस एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही होती है। और यहाँ पे हैग्री कहता है कि टियानचन तुमने जो मुझे कंडीशन दिया था मैं उसे अमल नहीं कर सकता हूँ। तो टियानचन कहता है कि तुम अपना माइंड बदलना चाहते हो। अब यहाँ पे दोनों कुछ डील करने के लिए आए हुए थे और नाइन प्रिंस ग्लोरी भी हैग्री का सन था। और यहाँ पे हैग्री की पावर के कारण ही वो नाइन प्रिंस इतना ज़्यादा अथॉरिटी और पावर में था। अब यहाँ पे कई सारे प्रिंस थे लेकिन जो भी बंदा सबसे पहले पावरफुल बनेगा वही उसके राजगद्दी को संभालेगा। अब यहाँ पे हैग्री कहता है कि मेरे पास 9 कंडीशन है और मैं उस कंडीशन से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। तो तियांग चैन भी अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि अगर तुम उससे एग्री हो गए तो मैं तुम्हें फाइनल इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल का पासवर्ड तुम्हें दे दूंगा। अब ये सुनकर उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स में दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रॉलिन अपने ग्रैंडफादर से इसके बारे में पूछ रहा था कि हमें अभी एक्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो हमें बाद में करने का मौका नहीं मिलेगा। और हैग्री भी कहते हैं कि तुम कर दो। अब यहाँ पे हैग्री के ऑर्डर के कारण वो लोग यहाँ पे 3x माउंटेन के लोगों को मारना चाहते थे और उनके एआई कंप्यूटर को चुरा कर उनसे लास्ट पासकोड को चुराना चाहते थे। और जबकि उनके पास 2 पासकोड आ चुका था तो इसी कारण वो उन सबको लेना चाहते थे और वो ओल्ड मैन उन सबके एआई कंप्यूटर्स में ही उसके सारे पासकोड को भेजा करते थे। इसलिए उनका मेन इंपॉर्टेंट था कि उनके एआई क्वांटम्स कंप्यूटर्स को लेकर उनके थर्ड पासकोड को लेना। अब इसके बाद ब्रॉलिन की आंखें चमक उठती है और वो अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं समझ गया। और वो अपने ग्रैंडफादर को कहता है कि आप रिलैक्स करिए, मैं ये सारा काम कर दूंगा। और ये सुनकर हैग्री भी कहते हैं कि ठीक है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्ल्ड बिटवीन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलाइट बेस पे ब्रॉलिन अपने सबको ऑर्डर देता है निकलने के लिए। और वहाँ पे ऑर्डर देने के बाद वहाँ पे 1.5 लाख सर्वाइवर्स आ चुके होते हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन सेक्रेड लैंड से होते हैं और उनमें से 60,000 उन सबके 9 प्रिंस के ही थे। और उन सबके ऑर्डर मिलने के बाद वो उसके सामने आ जाते हैं और 2 दिन के बाद वो सारों एक जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे उसका बॉडीगार्ड उसके सामने रिस्पेक्टफुली खड़ा होकर कहता है कि मास्टर यहाँ पे टोटल 2000 इलाइट्स से जो कि मैंने पिकअप किए हैं। अब ये सुनकर वो सारे 2000 इलाइट्स टीम को देखता है जो कि थोड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। अब वो ये देखकर स्माइल कहता है और फिर वो अपने हाथों को हिलाता है जिसके कारण वहाँ पे डिश सेफ यूनिवर्सल शिप आ जाती है जो कि उसके अपने रिंग में होती है। और अभी के दरमियान उसकी रिंग भी अब यूनिवर्सल शिप को रखने की स्टोरेज कैपेसिटी रखता था। और फिर इसके बाद वो उन सबको कहता है कि इन सबको डालने के लिए अब यहाँ पे रखो। और फिर वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर कहता है कि इन सबको अपने शिप में रखो। और इसके बाद हमें उस शिप को बताया जाता है कि जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे जिसके अनुसार वहाँ पे 2000 लोग आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। और यहाँ पे वो उन सब 2000 इलाइट्स को रख लेते हैं और इसके बाद ब्रॉलिन उन सबको निकलने के लिए कहता है और एक ऑर्डर के साथ वो शिप इमीडिएटली उसके तरफ निकल जाता है जहाँ पे वो लोग अभी 3x माउंटेन आर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज करके उन सब यूनिवर्स शिप को दिखाया जाता है जो कि अभी उसके तरफ ही लगातार बढ़ रहा होता है। और अगर बात करें किसी भी यूनिवर्सल शिप और किसी भी स्टार लेवल 9 बंदे की स्पीड से तो यूनिवर्सल शिप की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण ब्रॉलिन को वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। और अब फिर हमें यूनिवर्सल शिप के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है
जहाँ पे 9 प्रिंस ब्लोरी सबको खड़ा होकर सारे 8 बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है और वहाँ पे बॉडीगार्ड उनसे कहता है कि मास्टर हम लोग अभी उन सबसे 1,20,000 किलोमीटर दूर है उस 3X माउंटेन आर्मी से। और अब फिर वो लोग पास आते जाते हैं 1,80,000 60,000 किलोमीटर ऐसे ही करते करते वो लोग पास आने लगते हैं। और जबकि मर्तबा वो लोग 5,000 किलोमीटर पास आ जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी स्पीड कम कर लेती है और वो वहाँ पे ब्रॉलिन ऑर्डर देता है कि यहाँ पे सबको स्कैन करो और यहाँ पे मेन 12 इंपॉर्टेंट टारगेट को फिक्स करो। और ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स इस ऑर्डर को मानते हैं और अभी के मर्तबा उस शिप में D8 ग्रेड की स्कैनिंग एरिया होती है जिसमें कि वो लोग टोटल 2 लाख किलोमीटर के एरिया को आराम से स्कैन कर सकते हैं। और अभी के मर्तबा 3X माउंटेन आर्मी उन सब में स्कैन हो जाती है और उसमें के AI स्कैन करके बताता है कि यहाँ पर टोटल 78,503 पीपल है और वहाँ पे 12 इंपॉर्टेंट पीपल की लोकेशन भी आ जाती है। और अब फिर हमें उसी शिप के स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे आर्मी की डिटेल्स आ जाती है और उसमें 12 और आती है जिसमें कि इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे और उनमें से 2 यूनिवर्सल लेवल और कुछ हेड और कैप्टन्स के भी होते हैं और उसमें से एक लू फेंग का भी इमेज होता है। और यहाँ पे वो उन सबको ऑर्डर देता है कि तुम सबको D6 ग्रेड लेजर कैनन को यूज करना है और सारे आर्मी पे अटैक करना है और उन सबको केओस में डाल देना है। और अगर बात करें उन सब 12 को तो उन सबके पास ट्रेजर्स है और उन सबके पास AI क्वांटम कंप्यूटर जिसमें है पासकोड और हमें उन सबको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इसलिए उन सबको मारने के लिए हमें लेजर गन का यूज करना होगा ताकि हम उन 12 को मार के उनके क्वांटम कंप्यूटर को ले सके। और वो यहाँ पे कहता है कि जब यहाँ पे अफरा तफरी मची होगी तो यहाँ पे 12 टीमों को भेजना ताकि वो उन सारे के AI कंप्यूटर्स को ले जा सके। और यहाँ पे ब्रॉलिन अभी पूरे प्लान के मुताबिक होता है और वो 8 बॉडीगार्ड्स बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये सब सुन रहे होते हैं और अभी के दरमियान वो लोग उन पे अटैक करने का प्लान बना लेते हैं। और फिर ब्रॉलिन सब पे कहता है कि अब चलो उन सब पे अटैक करना है। और अब फिर हमें उन पूरे आर्मी को दिखाया जाता है जो कि 3X माउंटेन के होते हैं और वो आसमान में उड़कर जा रहे होते हैं और लू फेंग और उसके बाकी के जितने भी टीम होते हैं वो उनमें मिल चुके होते हैं और वो लोग हंस हंस के बात कर रहे होते हैं और उनके मूड अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और थंडर गॉड कहते हैं कि थर्ड ब्रदर हम लोग बहुत ही अच्छे लगे हैं। अब यहाँ पे वो लोग अपने ही मजे में बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी लू फेंग कहता है कि सावधान, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो कि हमारे पूरे सिस्टम को स्कैन कर रहा है। अब ये देखकर होंग थंडर गॉड और आगे भी शॉक हो जाता है कि क्या एक बड़ा स्कैनिंग सिस्टम जो हम सबको स्कैन कर रहा है। और अभी वो कहता है कि हाँ, और इसके बाद वो सारे केयरफुल हो जाते हैं और लू फेंग और उसके टीम पूरे ही हाई अलर्ट पे आ जाते हैं। लेकिन हमें 3X माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि अपने डिस्कशन में ही व्यस्त होते हैं और उन्हें इसके बारे में कुछ ही नहीं पता होता है। लेकिन तभी वहाँ पे 3 फायर होती है जिसके कारण वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है और वहाँ पे एक साउंड भी नहीं आया था लेकिन वहाँ पे एक ही बार में धमाका होता है और सैकड़ों की संख्या में स्टार लेवल 9 के वॉरियर्स वेपराइज हो जाती हैं और कुछ भी उनका नहीं बचता है। यहाँ तक कि उस फायर का साउंड भी नहीं आया होता कि आखिर वो आया किधर से। और वहाँ पे कई सारे बंदे मारे जा रहे होते हैं और यहाँ पे फर्स्ट अटैक बिना किसी साउंड क्रेश के आया था और 100 मीटर रेडियस में जितने भी बंदे थे उन सबको मार दिया था। और फिर से एक और बार कैनन शॉट आता है जिसमें कई हजारों की संख्या में मारे जाते हैं। अब यहाँ पे सब लोग एक ही जगह मौजूद थे जिसके कारण इतनी ज्यादा बर्बादी मर रही थी। और यहाँ पे लू फेंग भी अपनी आंखों को खोल लेता और शॉक हो जाता है और तभी एक टेरिफाइंग कैनन फायर आके लू फेंग के सर को हिट करता है और 12 बीम ऑफ लाइट आसमान से नीचे आती है और एक ही फ्लैश में आके वो जाके 3X माउंटेन आर्मी के 12 पीपल में लगता है जिनमें 2 यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स और बाकी के कैप्टन यहाँ तक कि लू फेंग को आके लगती है और वो 12 बीम्स आके व्हाइट लाइट उन 12 पे आके लग और यहाँ पे वो बीम आके लू फेंग को भी लगी होती है जिसे देखकर होंग थंडर गॉड और ऑगर भी शॉक हो जाते हैं और लू फेंग के पास जाने लगते हैं। लेकिन अभी लू फेंग भी नीचे गिर गया होता है और वो अपनी आंखें बहुत ही मुश्किल से खोल पा रहा होता है और अभी लू फेंग का हेड अभी भी चक्कर खा रहा होता है और वो भी कंफ्यूज होता है। लेकिन बबाता उसके माइंड में बोलती है कि लू फेंग यहाँ पे C2 ग्रेड लेजर कैनन का 12 शॉट आया था जिनमें से कि 11 3X माउंटेन के आके लगा जिनमें से 2 यूनिवर्सल लेवल मारे जा चुके हैं और यहाँ पे तुम अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन की वजह से बचे हो, नहीं तो आज तुम भी मारे जाते। और यहाँ पे लू फेंग का क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन यूनिवर्सल लेवल 2 का था जो कि यूनिवर्सल लेवल 3 के बंदे को हैंडल कर सकता था लेकिन यहाँ पे वो कैनन C2 की थी, मतलब यहाँ पे वो यूनिवर्सल लेवल 2 के बंदे को मार सकती थी। इसी कारण वो लू फेंग अभी तक बचा
हुआ था और वो अभी तक जिंदा था। अब लू फेंग भी उठता और शौक होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और वो देखता है कि यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, यहाँ पे चारों तरफ खून ही खून मचा हुआ था। और यहाँ पे एक बड़ा सा शिप आता है जिनमें से कई सारे एक्सप्लोरर नीचे की तरफ आते हैं और वो 12 आदमी होते हैं जो कि पागलों की तरह नीचे आते हैं और सारों को मारते हुए वहां से फिर से लूट के उन सबको निकल जाते हैं। अब उन सबको देखकर उन सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उन सबको रोकने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि उन सबको रोको और उन सबको मार दो, ये ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के लोग हैं। और सारे लोग उन सब पे टूट पड़ते और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते। अब यहाँ पे उन लोगों ने कई सारे लोगों को खोया था, लेकिन यहाँ पे उन सबके 18,000 पीपल मौजूद थे जो कि अपने फिर से रिकवर होके उन सब पे फिर से अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर मिड एयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यूनिवर्स शिप कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रॉलिन इन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। और जब वहाँ पे उसने D6 कैनन से अटैक किया होता है, वहाँ पे 12 लेजर कैनन उन सबको मारा होता है और वहाँ के 12,000 इलाइट सोल्जर अपनी टीम को लेकर वहाँ पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण 18,000 जितने भी आदमी होते हैं वो उन सब के बैटल में व्यस्त हो जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो उन सब पे निकल जाते हैं। और यहाँ पे उन 12 को चांस मिल जाता है कि उन्हें लूटा जा सके। अब यहाँ पे नंबर 1 आ जाता है, नंबर 8 आ जाता है, नंबर 9 आ जाता है, नंबर 6 आ जाता है और ऐसे ही करते करते सारे बंदे वहाँ पे लौट आते हैं। और वहाँ पे उन सबके हाथ में क्वांटम कंप्यूटर्स होता है और इसके पास स्टोरेज रिंग भी मौजूद होती है, जिसको कि उन्होंने जितने भी हेड्स होते हैं और कैप्टन यहाँ तक कि यूनिवर्सल लेवल 2 के बंदे उन सबको मार कर लिए होते हैं। और वो सब इतने ज्यादा तेज थे कि उन सबके अटैक के 3 मिनट्स के बाद ही वो सारे 12 टीम्स आपस आ जाते हैं और वो सब यूनिवर्सल शिप में आ जाते हैं। और इसी के साथ जैसे ही वो आते वो लोग वहां से एक्सेलरेट करके भाग जाते हैं और 3x माउंटेन सिर्फ ऊपर की तरफ ही देखती रह जाती है और वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है। और यहाँ पे लू फेंग भी उन भीड़ में और उसकी टीम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। और थंडरहॉर्ट भी कहते हैं कि लकली तुम अपने फ्लाइट कॉन्टैक्ट वाइन के प्रोटेक्शन के कारण बच सकते हो, नहीं तो सर वो प्रिंस ब्रॉलिन वो तो तुम्हें मार देने वाला था। और वो बड़े ही गुस्से में कहता है कि वो प्रिंस ब्रॉलिन वो तो बहुत ही कचरा है। और यहाँ पे थंडर गॉड और हॉन्ग भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और लो फेंग भी कहता है कि वो ब्रॉलिन मैं उससे इसका पता लेकर रहूंगा। और अभी के दरमियान वहाँ का पूरा वातावरण ब्लड में फैला हुआ होता है और जहाँ भी देखो वहाँ ब्लड था, वहाँ पे टूटे हुए आर्मर्स, बूट्स, हेलमेट्स, यहाँ तक कि मीट, बोन्स, बोन चिलिंग ब्लड जितने भी चीज थे वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे कत्ले आम मचा के ब्रॉलिन वहाँ से भाग चुका था। अब यहाँ पे लू फेंग अपने आप को संभालता है और वो लोग अभी गुस्से में थे, लेकिन वो अभी कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास इलाइट टीम थी जिसकी मदद से वो उनको नहीं मार सकते थे। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने अपने उस लेजर कैनन के शॉट को बर्दाश्त किया हुआ था और यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो वो कब का मारा जाता, लेकिन लू फेंग का लाइफ कोर अपने इंटरनल वर्ल्ड में स्टोर हुआ था जिसके कारण लू फेंग उसके शॉट से बच गया होता है। और यहाँ पे अगर उसका हेड भी उड़ जाता तो वो फिर से रिग्रो हो जाता और वो मरने वाला नहीं था। लेकिन लू फेंग को इस बात की डर थी कि अगर क्या होता कि मेरी ये एबिलिटी यहाँ पे सबको पता चल जाती, क्योंकि इस ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में यहाँ तक कि यूनिवर्सल लेवल, डोमेन लॉर्ड, सेक्टर लॉर्ड, यहाँ तक कि कैंगन स्टार पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि यहाँ पे इस चीज़ को कर सकता है, जो कि अपने हेड के गायब होने के बाद भी फिर से उसे रीग्रो करा सकता है। और लू फेंग कहता है कि मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा डर थी क्योंकि इसके बाद होने के बाद लू फेंग को सब कोई मार देते। और फिर हमें यूनिवर्सल शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ का बंदा रिपोर्ट करता है कि मास्टर हमने यहाँ पे 7 क्वांटम कंप्यूटर, 8 स्टोरेज आइटम मौजूद किए हैं। और यहाँ पे ब्रॉलिन बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वहाँ पे ब्रॉलिन पूछता है कि आखिर इसमें कितना है, लेकिन तभी उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि योर मेजेस्टी हमने 12 शॉट लेजर गन फायर किए थे, लेकिन उसमें से 11 मारे गए थे, वहीं पे एक बच गया है। तो ये सुनकर ब्रॉलिन उन सबको देखने लगता है और इसके बाद वो बॉडीगार्ड्स कुछ भी नहीं बोलते हैं। और फिर वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे भी तो वहाँ के जितने भी डेड बॉडीज में से बगल में जितने भी इंसान थे उन सबको उसमें से चुरा लिया, जिसके कारण हम सिर्फ 7 क्वांटम कंप्यूटर्स ही ले पाए और 8 स्टोरेज रिंग ही उठा पाए। तो ये सुनकर ब्रॉलिन उन सब पे घूरने लगता है। ये देखकर वो सारे बॉडीगार्ड्स बोलने की हिम्मत नहीं करते और ब्रॉलिन बोलता है कि फ्यूचर में अगर तुम लोग कोई काम अच्छे से नहीं करोगे तो कोई बहाना नहीं बनाना, बिल्कुल साफ बोल देना कि ये बात हुई थी। अब यहाँ पे वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि ठीक है हम लोग
समझ गए। अब यहाँ पे ब्रॉलिन पूछता है एक पर्सन नहीं मरा था, आखिर वो कौन है? तो यहाँ पे बॉडीगार्ड रिप्लाई देता है कि नंबर 12। और जब ब्रॉलिन उस बंदे को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि तो वही बंदा है जिसके पास यूनिवर्सल शिप है। तो वो ब्रॉलिन फिर बाद में बोलता है कि इसको जाने दो। और इसे सुनकर वो बाकी सारे 8 बॉडीगार्ड्स वहां से रिट्रीट कर जाते हैं। और फिर हमें ब्रॉलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने कंट्रोल रूम में होता है और वो उन सारे डिवाइसेस को स्कैन करने लगता है कि उसमें क्या क्या मौजूद है। अब ब्रॉलिन को वहां पे 6 ट्रेजर मौजूद होते हैं जिसे देखकर उसे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है। और फिर वो उन क्वांटम कंप्यूटर्स में देखने लगता है जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पे पासकोड डाटा को नहीं ढूंढ पाए, यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वांटम कंप्यूटर नहीं है जिसमें कि इनहेरिटेंस क्रिस्टल का पासकोड है। अब ये देखकर ब्रॉलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पैनिक करने लगता है और वो अपने वहां के जितने भी क्वांटम कंप्यूटर होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होता है जब ब्रॉलिन को इनहेरिटेंस क्रिस्टल पासकोड का तीसरा नंबर नहीं मिला होता है। आखिर ब्रॉलिन आगे क्या करने वाला है? क्या लू फेंग बाहर सेफली जा पाएगा या फिर बाहर जाने पे मारा जाता है या फिर कुछ और होने वाला है? तो मिलते हैं इसी सस्पेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।